नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में या यूं कहें इस सरकार में जो गुनाह करने वाले लोग हैं, इंसान हैं, वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो गुनाहों के देवता हैं उन पर ये सरकार हाथ डालने से कतराती है। और गुनाहों के देवता से मेरा मतलब है वो लोग जो दौलतमंद हैं, रसूखदार हैं, जो फंड देते हैं, जिनके सत्ता से रिश्ते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे रसूखदार लोगों से, ऐसे गुनाहों के देवता से ये सरकार कतराती है, घबराती है। भले ही पूरा देश उन्हें खलनायक के तौर पे देख रहा हो, लेकिन सरकार उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। जाहिर तौर पर मैं बात मोरबी के हादसे की कर रहा हूं, जहां तकरीबन 140 लोग ऐसे थे, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, जवान थे, जो इस मौत के पुल पर चढ़े और फिर घर वापस नहीं लौटे। अब लोग किस तरह से इस पुल पर आए, इस हैंगिंग ब्रिज पर आए, फिर उसके बाद ये पुल टूटा, उसके बाद लोग नदी में चले गए, फिर उनकी मौत हो गई। ये सारे वीडियोस आप देख चुके हैं एक एक करके और देख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप एक और वीडियो देखिए जो यकीनन आपने नहीं देखा होगा। और जिन साहब का आपने वीडियो देखा, इनका नाम है जयसुख भाई पटेल। और जयसुख भाई पटेल गुजरात के खरबपति उद्योगपतियों में से एक हैं, मोरबी के रहने वाले हैं। और मोरबी में इनका पूरा कारोबार फैला हुआ है, बल्कि यूं कहें पूरे गुजरात भर में फैला हुआ है। घड़ियां बनाते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं, लाइट्स बनाते हैं। और इनकी जो कंपनी है अजंता और ओरेवा, इन्हीं के पास मोरबी के इस मौत के पुल का मेंटेनेंस का ठेका था। मौत का पुल कहिए या भ्रष्टाचार का पुल कहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि जयसुख भाई के जो पिताजी थे उद्धव जी भाई भी एक यशस्वी उद्योगपति थे और उनके भी लिंकेजेस पूरी सत्ता में थे। उन्होंने ही नींव रखी थी कई बरस पहले। देखते हैं उनकी एक तस्वीर, और उनकी तस्वीर के साथ, उद्धव जी के साथ जो तस्वीर आप दूसरी देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अब ये तस्वीर देखकर दोस्तों आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो पटेल परिवार है, ये जो उद्योगपति है, इनके रिश्ते कितने गहरे हैं, कितने ऊपर तक हैं, कितने विस्तृत हैं। और शायद ही गुजरात का कोई ऐसा नेता हो जो आज की तारीख में जयसुख भाई को जानता ना हो। कई बड़े नेताओं का इनके घर आना जाना है, लेकिन मैं बात इनके राजनीतिक रिश्तों की नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस हादसे की जिसे लेकर ये देश दहला हुआ है। और यहीं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सवालों पर आऊंगा, मैं आपका ज्यादा समय आज खराब करने वाला नहीं हूं। हार्ड कोर क्वेश्चंस जिसके जवाब हमको नहीं मिल रहे। और ये जो मामूली अरेस्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो अरेस्ट हैं, इनका कोई मतलब नहीं दोस्तों। गुनाहों के देवता, सरकार जहां कतराती है, सवाल वहीं से शुरू होते हैं। अब दोस्तों, गुजरात बीजेपी के बहुत से ऐसे ताकतवर नेता हैं, विधायक हैं, इवन मंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं कि जयसुख भाई पटेल जो हैं, दरअसल वो एक महादानी व्यक्ति हैं। वो तो चैरिटी का काम करते हैं और उन्होंने ये जो पुल है वो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं लिया था। टिकट तो इसलिए लगाया था क्योंकि क्राउड को मैनेज करना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पुल पर ना चढ़ें। सवाल इस बात का नहीं है कि जयसुख भाई जो उद्योगपति इतने बड़े हैं वो दानी हैं, महादानी हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो मौत के पुल पर लोग चढ़े थे और जिन्होंने दम तोड़ दिया, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जिससे ये देश आज दहला हुआ है, दुखी है, उस मौत के पुल का जिम्मेदार कौन है? और आखिरी कड़ी कहां खत्म होती है? द लास्ट बक वेयर इट स्टॉप्स। आखिर में कौन है? सवाल यहां से शुरू हो रहा है।
अब दोस्तों, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जयसुख भाई पटेल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, या पुलिस उनकी जांच करेगी नहीं करेगी, उनके घर तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। मैं इस पर नहीं जा रहा। मेरे जो सवाल हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत सीधे और सरल और स्ट्रेट है, और वो ये कि इनकी जो कंपनी है ओरेवा, उसको ही इस पुल का ठेका क्यों दिया, जबकि उनके पास कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं था। एक घड़ी बनाने वाला आदमी, एक बल्ब बनाने वाला आदमी, वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम कैसे कर सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसी कंपनी को क्यों पहले भी दिया गया, 2008 में भी दिया गया 10 साल के लिए, और फिर 2022 में इस साल फिर उनके साथ 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मोरबी में वो कौन लोग थे म्यूनिसिपैलिटी में, या कौन लोग सरकार में थे जो कह रहे थे इसी कंपनी को ये काम दीजिए? कौन लोग थे? इसी कंपनी को क्यों? नंबर 1। सवाल नंबर 2, ओरेवा ने जब सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसा कि जयसुख भाई ने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया, वहाँ के लोकल मीडिया को, कि उन्होंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया देव प्रकाश सॉल्यूशंस को। अब ये जो कंपनी है देव प्रकाश सॉल्यूशंस, इसी को काम क्यों दिया गया? वो ये कहते हैं कि गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम देव प्रकाश सॉल्यूशंस ने किया था। लेकिन देव प्रकाश सॉल्यूशंस क्या वाकई एक 140 साल पुराने इस ब्रिज को, हैंगिंग ब्रिज को, सस्पेंशन ब्रिज को, केबल ब्रिज को ठीक करने का एक्सपर्टाइज उसके पास था? देव प्रकाश सॉल्यूशंस। और देव प्रकाश सॉल्यूशंस कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, आप खुद जाके नेट पे चेक कर सकते हैं। कहाँ है इसकी वेबसाइट, कहाँ है इसका प्रोफाइल, आप खुद चेक कर सकते हैं। देव प्रकाश सॉल्यूशन और ओरेवा ने, जिनको ये काम 8 महीने में करना था, 5 महीने में किया। 8 से 5 महीने में उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और नंबर 2 कि इस कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? और सबसे बड़ी बात कि जब ये पुल खोला गया तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी थर्ड एक्सपर्ट कंपनी से इस पुल का मुआयना क्यों नहीं कराया? ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि आप उसको ऐसे पुल पर चढ़ने देंगे जो भ्रष्टाचार का पुल है, जो मौत का पुल है, जिसकी कोई जांच नहीं होगी? और आज भी जयसुख भाई से कोई ये नहीं पूछेगा कि ये सब जो आप कॉन्ट्रैक्ट के छोटे छोटे ब्रीच कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? एक और बड़ा सवाल, जयसुख भाई पटेल ने कहा था कि इस पुल पर लोग शाम को आएँ, सूरज ढलने के बाद आएँ, और इसके लिए मैं वहाँ पर लाइटिंग का बहुत बढ़िया प्रबंध करने जा रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन जब ये बच्चे पुल से गिरे, ये भीड़ पुल टूट के जब नदी में समा गई, उस वक़्त वहाँ लाइट नहीं थी, और उस अंधेरे की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो डिले होता गया। मौत का, ज़्यादातर मौतों का एक कारण ये भी था कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरह से नहीं हुआ, अंधेरा इतना ज़्यादा था। बिना लाइट लगाए सूरज ढलने के बाद वो पुल क्यों खोला गया? जब लाइट्स नहीं थी तो फिर उसके बाद भी ये भीड़ वहाँ क्यों जाती रही? नंबर 1। नंबर 2, ना क्राउड कंट्रोल था, और जो टिकट जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम टिकट इसलिए जारी कर रहे हैं, 17 रुपये का टिकट जो ब्लैक हुआ है 50-50 रुपये में, ये टिकट हम इसलिए जारी कर रहे हैं, ये टिकट हम इसलिए दे रहे हैं कि हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम टिकट इसलिए जारी कर रहे हैं कि हम जो लोग हैं उनकी संख्या को नियंत्रित कर सके, हम क्राउड को लिमिट कर सके, इसलिए टिकट लगा रहे हैं। लेकिन वो टिकट ब्लैक हुए, इतने ज़्यादा बेचे गए, उसके पीछे क्या कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं था? दोस्तों, एक और कारण, क्योंकि मौसम चुनाव का है, जयसुख भाई पटेल उस पटेल कम्युनिटी से आते हैं गुजरात में, जिसका इलेक्शन में एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। आप यूँ कह सकते हैं कि पाटीदार पटेल जो हैं, कहीं ना कहीं उनके मायने हैं, और इधर बीजेपी से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, भले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल क्यों ना हो, फिर भी रिश्ते अच्छे नहीं। और जयसुख भाई पटेल ना सिर्फ पटेल कम्युनिटी के एक बहुत बड़े रसूखदार व्यक्ति थे, एक लीडर भी थे। उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इस कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा था, और इसी को लेकर, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में मोदी जी की नाव फंसी हुई है, मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं कि चुनाव में क्या होगा, और इस हादसे के बाद और भी ज़्यादा डैमेज हो गया। ऐसे में
जयसुख भाई पटेल पर पुलिस हाथ डाले ना डाले, सत्ता 100 बार सोच रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों जरा कल्पना करिए कि यही पुल का जो मेंटेनेंस का काम है, जो ऑपरेशन का काम है, वो किसी ऐसी कंपनी के पास होता जो तमिलनाडु की कंपनी होती, तमिलनाडु का कोई मालिक होता, या वो कंपनी पश्चिम बंगाल की होती, या कोई कंपनी झारखंड की होती, वो कंपनी केरल की होती। सोचिए फिर क्या होता। इतना बड़ा हादसा हो जाता चुनाव के दौरान, 12 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर, जिस तरह से जिग्नेश मेवानी को पकड़ने असम की पुलिस पहुंच गई थी छोटे से मामले में। हो सकता है कि उसका मालिक और मालिक का पूरा परिवार पुलिस उठा के ले गई होती, लेकिन क्योंकि ये गुजरात की कंपनी है, पटेल कम्युनिटी है, यहाँ पर इलेक्शन है, वोट बैंक है और भी तमाम चीज़ें हैं, पुराने रिश्ते हैं, अभी तक किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने पटेल साहब का नाम नहीं लिया, ना ही उस कंपनी का नाम लिया जिसके पास इस मेंटेनेंस का ठेका था, ऑपरेशन का ठेका था, जहां ऑपरेशनल लैप्सेस हुए हैं कदम कदम पर, कंपनी का नाम कोई नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी और मोदी जी ये भी खामोश हैं। बहरहाल सरकार ने एक जांच समिति बैठा दी है जो इस मामले की तह तक जाएगी, और उस जांच समिति को तय करना है कि क्या उसने अपनी तफ्तीश की शुरुआत एमडी से करनी है या कहीं और से करनी है, ये उसको तय करना है। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर ये जो जांच समितियां होती हैं, ये समिति बनाई ही इसलिए जाती हैं क्योंकि मामले को मैनेज किया जा सके। और ऐसे दौर में जहाँ पर अदालतें सरकार के साथ हों, जहाँ पर मीडिया सरकार के साथ हो, कि जांच समितियाँ कहीं ना कहीं सरकार के जो मकसद को पूरा कर देती हैं। बहरहाल जो भी अपडेट होगा मैं इस पर दूंगा। स्टोरी बड़ी है गुजरात के इलेक्शन को देख के, और अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट होता है तो मैं ज़रूर आपको कोई ना कोई वीडियो बना के अपडेट करूंगा। तो ये आज का वीडियो था। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और अगर आप तह तक जानना चाहते हैं इस पूरे मामले की तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें गुजरात के 3 एक्सपर्ट रिपोर्टर और अशोक वानखेड़े भी हैं। हम तह तक गए हैं इसमें कि आखिर क्या क्या लैप्सेस हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन मुलजिम है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बेल आइकन जरूर क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।